हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आई होप सबकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। ठीक है, तो एक साथ एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है आपकी, तो बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना। ठीक है, इस टाइम पे आपको सिर्फ एक सोर्स पकड़ के उसकी मल्टीपल रिविजन्स करनी है, ताकि अगर उसमें से कुछ आ जाए तो वो आपका गलत ना हो। ठीक है, तो बेटर यही रहेगा, आप मल्टीपल सोर्सेज को फॉलो करने से बेटर है एक सोर्स पकड़ लें अभी और उसको मल्टीपल रिवाइज़ करें, ताकि वो आपके दिमाग में मेमोरी के अंदर फीड हो जाए। ठीक है, और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, ये जो लेक्चर यहाँ पे चल रहे हैं, ठीक है, इनकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए ताकि आपको नोट्स बनाने का कष्ट ना करना पड़े, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हो, डायरेक्ट टू होम क्लासेस। ठीक है, यही लोगो आपको दिख जाएगा वहाँ पे, तो आप ज्वाइन हो जाइए और वहाँ पे मैसेज कर दीजिएगा जो भी प्रॉब्लम आ रही है वहाँ पे, तो एवरी प्रॉब्लम विल बी सॉर्टेड। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम कंप्यूटर की नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था, उसकी टाइप्स के बारे में पढ़ा था। आज हम उसके आगे मूव करते हैं। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर की हिस्ट्री एंड जनरेशन्स के बारे में। किस किस के बारे में? हिस्ट्री एंड जनरेशन्स के बारे में मैं आपको बताता चलूँगा कि कहाँ कहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन पिक करता है। ठीक है, सारी चीज़ें याद नहीं रखनी, जो याद रखनी है वो मैं यहाँ पे बताता चलूँगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जनरेशन में सबसे पहले आया हमारा अबैकस। क्या आया? अबैकस। ये क्या था? ये एक अर्लीस्ट कंप्यूटेशन डिवाइस था, मतलब एक ऐसा डिवाइस था जिसको कंप्यूट कैलकुलेशन करने के काम में लाया जाता था। कौन इसका यूज़ करता था? ब्लाइंड पर्सन। ठीक है, वो पर्सन जो आंखों से नहीं देख सकते थे, वो हाथ से क्या करते थे, एक इस तरह का फ्रेम बना होता था। ठीक है, इस तरह का, इसके अंदर बीड्स लगी होती थी, तो वो इन बीड्स को गिन के क्या करते थे, काउंटिंग कर लेते थे। ठीक है, तो किसने बनाया था ये? टिम क्रैमर ने। ठीक है, इंपॉर्टेंट है नाम इसका। ठीक है, ये पूछ सकता है एग्जामिनर कि अबैकस को किसने डेवलप किया था, ये इसका इन्वेंटर कौन है, तो कौन है? टिम क्रैमर। टिम क्रैमर ने किसको बनाया था? अबैकस को बनाया था। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं हम पास्कल पे। ठीक है, तो ये पास्कल क्या था? पास्कल फर्स्ट अर्थमेटिक मैकेनिकल कैलकुलेटर था। ठीक है, मैकेनिकल अर्थमेटिकल कैलकुलेटर। अभी कैलकुलेटर का काम क्या था इसका? अर्थमेटिकल ऑपरेशन करना, जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न, ये काम होता है अर्थमेटिकल ऑपरेशन के अंदर होते हैं ये फंक्शन परफॉर्म। ठीक है, पास्कल क्या था? फर्स्ट अर्थमेटिकल मैकेनिकल कैलकुलेटर था, लेकिन कौन सा? मैकेनिकल कैलकुलेटर था। ठीक है, जिसका काम क्या था? अर्थमेटिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करवाना। ठीक है, फिर इंपॉर्टेंट चीज़ और क्या है कि इसको बनाया किसने था? ये साइंटिस्ट के नाम पे ही पड़ गया, ब्लेज पास्कल ने इसको बनाया था, तो इसका नाम पड़ गया पास्कल। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट क्या है? चार्ल्स बैबेज के रिलेटेड। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ से। चार्ल्स बैबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इसने ये दो मशीन्स इन्वेंट की थी। अब ये दो मशीन्स क्या थी? देखो, फर्स्ट है डिफरेंस इंजन। सबसे पहले उसने डिफरेंस इंजन बनाया इन 1822 के अंदर। ठीक है, ये इसका काम क्या था? अर्थमेटिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करवाना, यही जो अर्थमेटिकल ऑपरेशन थे, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। ठीक है, ये वाले ऑपरेशन परफॉर्म करवाना। ठीक है, कौन सा डिवाइस करता था? डिफरेंस इंजन। डिफरेंस इंजन का काम था अर्थमेटिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करवाना। फिर दूसरी डिवाइस उसने बनाई एनालिटिकल इंजन। एनालिटिकल इंजन ये कब बनाया? 1834 के अंदर। इसका काम क्या था एनालिटिकल इंजन का? ये लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करता था। लॉजिकल मैंने कल भी बताया था, लॉजिकल ऑपरेशंस वो होते हैं जो किसी लॉजिक को लॉजिक के सेटिस्फाई होने पे आउटपुट देते हैं, जैसे कंपैरिजन बेस्ड, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू, तो ये क्या है? कंपैरिजन बेस्ड। ठीक है, तो यहाँ पे कोई ना कोई लॉजिक सेट किया होता है, लॉजिक सेट होगा, लॉजिक बराबर होगा, तो तभी ये क्या करेगा? हमें आउटपुट प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो पूछेगा चार्ल्स बैबेज ने कौन से डिवाइस बनाए हैं, इनमें से कौन सा डिवाइस चार्ल्स बैबेज के द्वारा बनाया गया है, या इसके इनमें से कौन सा डिवाइस उसने नहीं बनाया। तो आपको पता होना चाहिए दो डिवाइस किसने बनाए थे? चार्ल्स बैबेज ने। कौन कौन सा? डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन। इन दोनों डिवाइसेस को कलेक्टिवली क्या बोला जाता है? मैकेनिकल कैलकुलेटर, मैकेनिकल कंप्यूटर। ठीक है, क्या बोला जाता है? मैकेनिकल कंप्यूटर। ये दोनों के दोनों क्या थे? मैकेनिकल, ऑटोमेटिक नहीं थे। ठीक है, क्या थे? मैकेनिकल कंप्यूटर थे ये, याद रखना। क्या है ये? दोनों के दोनों मैकेनिकल कंप्यूटर हैं। ठीक है, फिर थर्ड आया हमारा ABC। ठीक है, ये मैं एक सीक्वेंस में नहीं ले रहा, मैं जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं सिर्फ वही चीज़ें ले रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो फुल फॉर्म के ऊपर तो क्वेश्चन आते हैं, अब्रीवेशंस के ऊपर, तो आप ये चीज़ें सारी याद रखो। ABC क्या है?
अटेनस ऑफ बैरी कंप्यूटर, कौन सा कंप्यूटर? अटेनस ऑफ बैरी कंप्यूटर, ये भी साइंटिस्ट के नाम पे पड़ गया। इसको बनाया किसने था? जॉन विंटन अटेनस ऑफ एंड क्लिफर्ड ई बैरी, ठीक है। तो इन दोनों साइंटिस्ट के नाम पे इसका नाम पड़ गया अटेनस ऑफ बैरी कंप्यूटर। ये क्या है? ABC कंप्यूटर, ABC अटेनस ऑफ बैरी कंप्यूटर, ठीक है। और ये क्या है? देखो छोटे छोटे डिजिट्स आ रहे हैं इसके अंदर 3, ठीक है। तो ये क्या है? फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर। क्या है? फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर। तो पहला डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है? फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर है हमारा ABC। छोटे छोटे डिजिट्स आ रहे हैं, देखो ABC, छोटे छोटे डिजिट, ठीक है। तो ये बन गया हमारा पहला डिजिटल कंप्यूटर, ठीक है। दूसरा, आगे देखो, फुल फॉर्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म से हर एग्जाम में कभी ना कभी वो पूछता है एग्जामिनर, ठीक है। पहला है ENIAC, ENIAC क्या फुल फॉर्म है इसकी? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसकी फुल फॉर्म याद रखनी है और साइंटिस्ट का नाम, और अगर कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है तो वो भी आपको इनके रिलेटेड याद रखनी है। जैसे ENIAC को किसने बनाया था? जॉन मॉकले और जॉन प्रेसबर्ट एकार्ट ने, ठीक है। जॉन मॉकले और जॉन प्रेसबर्ट एकार्ट ने बनाया था ENIAC को, ठीक है। और ये क्या था? पहला इलेक्ट्रॉनिक जर्नल पर्पस कंप्यूटर। ये क्या है? पहला जर्नल पर्पस कंप्यूटर, याद रखना। ऊपर वाला क्या था? फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। ये क्या है? पहला इलेक्ट्रॉनिक, लेकिन कौन सा? जर्नल पर्पस कंप्यूटर, ठीक है। तो पूछेगा फर्स्ट जर्नल पर्पस कंप्यूटर कौन सा था? कौन सा था? ENIAC, ठीक है। तो ENIAC क्या था? फर्स्ट जर्नल पर्पस कंप्यूटर। फिर हम आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट है हमारा EDVAC। इसका फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ये किसने बनाया था? सेम जो ऊपर वाला था, जैसे जॉन मॉकले और प्रेसबर्ट एकार्ट ने इसको भी बनाया था। इसके रिलेटेड कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ है एक पंच्ड कार्ड, ठीक है। जैसे आजकल हम कीबोर्ड का यूज़ करते हैं, पहले जब स्टार्टिंग में कंप्यूटर आए थे तो कीबोर्ड नहीं थे, उस टाइम पे पंचिंग होती थी, ठीक है। तो पंच कार्ड का यूज़ किया जाता था। आपको सिर्फ साइंटिस्ट का नाम याद रखना है कि पंच्ड कार्ड को किसने डेवलप किया था? किसने डेवलप किया था? हरमन हॉलरित्ज, ठीक है। तो हरमन हॉलरित्ज ने क्या किया था? पंच्ड कार्ड को डेवलप किया था। याद कैसे रखोगे? पंचिंग करना मतलब किसी चीज़ के अंदर होल करना, ठीक है। तो यहाँ से नाम से पता चल गया, हॉलरित्ज, ठीक है, हरमन हॉलरित्ज। EDSAC, अब EDSAC क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। ये किसने बनाया था? मॉरिस ने। किसने? मॉरिस एक साइंटिस्ट था। ये किस लिए यूज़ किया जाता था? स्टोरेज के लिए। अब यहाँ पे देखो वर्ड आ गया एक स्टोरेज, तो ये पहला कंप्यूटर था जिसके अंदर स्टोरेज की कैपेसिटी थी, स्टोरेज कर सकता था इंस्ट्रक्शंस को, ठीक है, याद रखना। बीच में आ गया स्टोरेज तो नाम से ही पता चल जाएगा ये पहला कंप्यूटर किस काम के लिए लाया गया था? स्टोरेज के लिए, इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करवाने के लिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा यूनिवैक, UNIVAC, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। UNIV मतलब यूनिवर्सल, फिर आगे A ऑटोमेटिक और C कंप्यूटर। ये क्या था? पहला कमर्शियल कंप्यूटर। ऊपर वाला हमने एक पढ़ा था, क्या था? जर्नल पर्पस कंप्यूटर। अब ये क्या है? कमर्शियल पर्पस कंप्यूटर या कमर्शियल कंप्यूटर। ये पहला कमर्शियल, देखो यूनिवर्स से नाम से पता चल गया, यूनिवर्स मतलब हर एक जगह पे होगा, तो कमर्शियल लेवल पे इसका यूज़ किया जाता था, ठीक है। ये भी किसने बनाया था? जॉन मॉकले और प्रेसबर्ट एकार्ट ने, ठीक है। जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं हिस्ट्री के रिलेटेड वही यहाँ से पढ़ो, ठीक है। एक्स्ट्रा किसी बुक में जाके अननेसेसरी चीज़ें फीडअप मत करो, ठीक है। बस इनको रिवाइज करते चलो, अगर हिस्ट्री में से क्वेश्चन बना तो इन्हीं के ऊपर बनेगा। नेक्स्ट आता है, हमने पीछे भी डिस्कस किया था, फादर ऑफ कंप्यूटर किसको बोला जाता है? चार्ल्स बैबेज को। फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर किसको बोला जाता है? एलन ट्यूरिंग को। फिर कंप्यूटर आर्किटेक्चर किसको बोला जाता है? जिसने आर्किटेक्ट दिया था वो है जॉन वॉन न्यूमैन, ठीक है। तो इसको फादर ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर भी बोला जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें ध्यान में रखना, ठीक है। आगे चलते हैं हम। फिर देखो एब्रीवेशंस कंप्यूटर के अंदर आनी ही आनी है, 1 या 2 नंबर की। अब वो पता नहीं है कहाँ से आएंगी। जो पीछे मैंने कंप्यूटर पढ़ाए जैसे ENIVAC, यूनिवैक, EDSAC, तो ये सारे इनमें से मैक्सिमम बनते हैं, लेकिन हो सकता है लैंग्वेजेस के ऊपर भी पूछ ले, ठीक है। पता थोड़ी है कहाँ से पूछेगा एब्रीवेशन। तो देखो ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। फर्स्ट है फोरट्रैन, ये सारे लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। अब फोरट्रैन क्या चीज़ है?
फॉरट्रेन का फुल फॉर्म होता है फार्मूला ट्रांसलेशन। क्या होता है? फार्मूला ट्रांसलेशन। फिर है एल्गोल। एल्गोल मतलब एल्गोरिथमिक लैंग्वेज। क्या है? एल्गोरिथमिक लैंग्वेज। सिर्फ आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए इन सब की। लिस्प का क्या मतलब है? लिस्ट प्रोसेसिंग। क्या होता है? लिस्प लिस्ट प्रोसेसिंग होता है, ठीक है। फिर कोबोल क्या चीज़ है? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। बेसिक की फुल फॉर्म बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, ठीक है। बेसिक की फुल फॉर्म बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। तो सिर्फ आपको यहाँ से ये फॉर्मूले इनकी फुल फॉर्म्स आपको क्या करनी है? याद रखनी है, ठीक है। एक दो बार देखोगे तो हो जाएगा, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, ठीक है। डरना नहीं है कि ये क्या चीज़ें आ गई, सिर्फ एक दो बार देखोगे। पेपर के अंदर आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, 4 ऑप्शन होंगे, पढ़ा होगा तो ऑटोमेटिकली माइंड में आएगा, क्लिक कर जाएगा वहाँ पे, ठीक है। तो यार रटा तो मारना नहीं है हमें। फिर ये लैंग्वेजेस के अंदर डिस्कस करेंगे ये वाला पार्ट, ठीक है। अभी इनको भूल जाओ, सिर्फ आपको ये चीज़ें बस थोड़ी याद रखनी है, ठीक है। ये लैंग्वेजेस के अंदर डिटेल में डिस्कस करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जहाँ से क्वेश्चन एग्जामिनर हर बार पूछता है, ठीक है, जनरेशन्स के ऊपर, कंप्यूटर की जनरेशन्स के ऊपर, ठीक है। इनकी जनरेशन के ऊपर आने से पहले मैं आपको थोड़ा सा फैक्ट बता दूँ। क्या फैक्ट बताना है? देखो, हमने कल पढ़ा था नेक्स्ट पीछे वाली क्लास में कि वर्ल्ड का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? क्रे फर्स्ट। अब क्रे फर्स्ट को किसने बनाया था? क्रे रिसर्च ने क्रे फर्स्ट को बनाया था, ठीक है। फिर फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था? ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर था इंटेल 4004। कौन सा? इंटेल 4004। ये क्या था? पहला माइक्रो प्रोसेसर। कब बना था? 1971 के अंदर। किसने बनाया था? टेड हॉफ ने। किसने? टेड हॉफ ने बनाया था फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर या प्रोसेसर, ठीक है। तो इसी वजह से फादर ऑफ प्रोसेसर किसको बोल सकते हो आप? टेड हॉफ को। इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान में रखना, ठीक है। और क्या इंपॉर्टेंट है? देखो, हमें पता है कि इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? परम 8000। कब डेवलप हुआ था? 1990 के अंदर। किसने डेवलप किया था? सीडैक ने। कल डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में हमने। फिर एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है, इंडिया का पहला कंप्यूटर कौन सा था? ये तो सुपर कंप्यूटर है ऊपर वाला, ठीक है। ये क्या है? ये परम 8000 सुपर कंप्यूटर है इंडिया का पहला। लेकिन सबसे पहला कंप्यूटर कौन सा था? सबसे पहला कंप्यूटर था 1986 के अंदर डेवलप हुआ था, उसका नाम था सिद्धार्थ। कौन सा? सिद्धार्थ। सिद्धार्थ इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर था, सिद्धार्थ इंडिया का पहला कंप्यूटर था। और परम 8000 क्या था? इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर। ये सिर्फ कंप्यूटर है और ये वाला सुपर कंप्यूटर है, ठीक है, ध्यान रखना। अब देखो, जनरेशन्स की अगर हम बात करें तो कंप्यूटर की मेनली कितनी जनरेशन्स है? 5। पूछ सकता है कि कंप्यूटर की जनरेशन के अकॉर्डिंग कंप्यूटर को कितनी जनरेशन्स के अंदर डिवाइड किया गया? तो कितनी जनरेशन के अंदर डिवाइड किया गया? 5 जनरेशन्स के अंदर। 5 जनरेशन्स होती हैं, ठीक है। फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन। अभी कौन सी चल रही है? 5th जनरेशन। पूछ सकता है एग्जामिनर, ठीक है। तो देखो, फर्स्ट जनरेशन से जैसे जैसे हम 5th जनरेशन की ओर आएंगे तो क्या क्या होता जाएगा? साइज कंप्यूटर का रिड्यूस होता जाएगा। क्या होता जाएगा? रिड्यूस होता जाएगा। पहली जनरेशन के कंप्यूटर बहुत बड़े बड़े थे, सेकंड जनरेशन में उससे कम हुआ साइज़, थर्ड जनरेशन में उससे भी कम, फोर्थ जनरेशन में उससे भी कम, फिफ्थ जनरेशन में अभी देखो आप हाथ में लेके घूम सकते हो कंप्यूटर को, ठीक है। तो साइज़ कितना रिड्यूस हो गया? बहुत कम हो गया। तो जैसे जैसे हम फर्स्ट जनरेशन से 5th जनरेशन की ओर मूव करेंगे, कंप्यूटर का साइज़ क्या होता जाएगा? डिक्रीज़ होता जाएगा। एक चीज़ इंपॉर्टेंट याद रखना, ठीक है। फिर कॉस्ट डिक्रीज़ होती जाएगी, कास्ट भी डिक्रीज़ होती जाएगी जब हम लेफ्ट से राइट की ओर मूव करेंगे। मींस फर्स्ट जनरेशन से 5th जनरेशन की ओर जब हम आएंगे तो साइज़ भी रिड्यूस होगा, कॉस्ट भी रिड्यूस होगी, ठीक है। अब बड़ा साइज़ का है तो बड़ी कॉस्ट लगेगी उसके ऊपर, छोटे साइज़ का है तो कॉस्ट भी कम लगेगी, ठीक है। फिर इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन भी क्या होगा? कम होता जाएगा। पहली जनरेशन के बहुत बड़े बड़े थे तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन भी ज़्यादा करेंगे। जितना छोटा कंप्यूटर होगा उतना इलेक्ट्रिक कंजम्पशन क्या होगी? कम होगी, तो बिजली की खपत कम हो गई, ठीक है। ये चीज़ें आपको पता चल गई, ठीक है। अब आते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ें, ठीक है, जहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है कि फर्स्ट जनरेशन के अंदर कौन सा प्रोसेसर यूज़ हुआ, सेकंड जनरेशन के अंदर कौन सा प्रोसेसर यूज़ हुआ, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन, किसी के ऊपर भी पूछ सकता है। मेनली वो पूछता है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जनरेशन के ऊपर, तो ध्यान रखना, ठीक है। तो फर्स्ट जनरेशन के अंदर जो प्रोसेसर यूज़ हुआ वो कौन सा था? वैक्यूम ट्यूब्स। कौन सा? वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ हुआ। सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर्स आए,
ठीक है, वैक्यूम ट्यूब को हटा के इसकी प्लेस पे किसका यूज़ किया गया, ट्रांजिस्टर का। फिर थर्ड जनरेशन में ट्रांजिस्टर को रिमूव करके क्या आया, आईसी चिप्स, ठीक है। तो आईसी चिप क्या, एक छोटी सी चिप होती थी, ठीक है। आईसी चिप के बाद क्या आया, वीएलएसआई या एलएसआई, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन या फिर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ये आया। उसके बाद अभी कौन सा चल रहा है फिफ्थ जनरेशन के अंदर, यूएलएसआई, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है। आपको सिर्फ नाम याद रखना है, ठीक है। पूछेगा वैक्यूम ट्यूब कौन सी जनरेशन के अंदर यूज़ हुई थी, फर्स्ट जनरेशन के अंदर। फिर पूछेगा ट्रांजिस्टर कौन सी जनरेशन के अंदर यूज़ हुआ, सेकंड जनरेशन के अंदर। डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे यहाँ से। फिर पूछेगा आईसी चिप या इंटीग्रेटेड सर्किट कौन सी जनरेशन के अंदर यूज़ हुई, तो थर्ड जनरेशन के अंदर, ठीक है। तो मेनली इन तीन के ऊपर ही क्वेश्चन आते हैं। फिर इंपॉर्टेंट, वैक्यूम ट्यूब को डेवलप किसने किया, तो वैक्यूम ट्यूब को डेवलप किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। किसने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने वैक्यूम ट्यूब्स को डेवलप किया। फिर ट्रांजिस्टर को किसने डेवलप किया, तो ट्रांजिस्टर को बनाया गया था बेल्स लैब के अंदर। बेल्स लैब के अंदर बनाया गया था, लेकिन इन्वेंटर कौन था, 3 पर्सन थे। कौन कौन से, विलियम शॉकले, जॉन बार्डिन एंड वाल्टर ब्रेटेन, ठीक है। तो ये 3 पर्सन थे, नाम याद रखना। इन्होंने किसको बनाया था, ट्रांजिस्टर को बनाया था। ये साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, इन्वेंशंस वाले में, ठीक है, और कंप्यूटर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ट्रांजिस्टर को बेल्स लैब के अंदर बनाया गया, किसने बनाया, विलियम शॉकले, जॉन बार्डिन और वाल्टर ब्रेटेन ने। फिर पूछेगा आईसी चिप, ठीक है। तो आईसी चिप को किसने बनाया था, देखो आईसी चिप को किसने बनाया था, ये पहली चीज़ तो ये सेमीकंडक्टर की मिलके बनी होती हैं। पूछेगा आईसी चिप किसकी बनी होती हैं, तो सेमीकंडक्टर की मिलके बनी होती हैं, सेमीकंडक्टर से बनी होती हैं। फिर इसको इन्वेंट किसने किया था, जैक किलबाय और रॉबर्ट नॉइस ने, ठीक है। जैक किलबाय और रॉबर्ट नॉइस ने किसको बनाया था, चिप या माइक्रो चिप को, ठीक है, याद रखना, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। अब पूछेगा पंच्ड कार्ड का यूज़ कौन सी जनरेशन के अंदर किया जाता था, तो पंच्ड कार्ड का यूज़ हमारा फर्स्ट जनरेशन के अंदर किया जाता था। याद रखना ये चीज़ें जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें लेके आया हूँ यहाँ पे। फिर ये मेमोरी के ऊपर कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ से आप ऐसे ही कन्फ्यूज़ हो जाओगे, इसको पढ़ने की यहाँ से कोई ज़रूरत नहीं है, ये वाला भूल जाओ, ठीक है। ये मेमोरी के अंदर आएंगे तो पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये यहाँ से इस चीज़ को ध्यान में नहीं रखना, जहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं जनरेशन्स के ऊपर वही चीज़ें बता रहा हूँ मैं, ठीक है। फिर चलो ये बता देता हूँ, ठीक है। ये हो सकता है यहाँ से पूछे जा सकते हैं। पूछेगा ऑपरेटिंग सिस्टम, फर्स्ट जनरेशन के अंदर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ किया जाता था, तो वो था बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। मतलब एक सिमिलर टास्क का एक बैच बन जाता था, फिर उनको एक साथ एग्जीक्यूशन में लगा दिया जाता था, ये होता है बैच प्रोसेसिंग, ठीक है। फिर उसके बाद आया टाइम शेयरिंग, मतलब अगर 3-4 टास्क हमें परफॉर्म करवाने हैं तो हर एक टास्क के लिए हमने टाइम डिवाइड कर दिया कि 12 बजे ये करेगा, 1 बजे ये करेगा, 10 बजे ये करेगा, तो उनके अंदर टाइम डिवीज़न को, ठीक है। फिर मल्टी प्रोग्रामिंग, मतलब एक टाइम पे बहुत सारे प्रोग्राम को एट ए टाइम करवाना, ठीक है। और ये क्या था, CUI बेस्ड। अब CUI क्या होता है, कमांड यूज़र इंटरफेस। कमांड यूज़र इंटरफेस यूज़ किया गया थर्ड जनरेशन के अंदर। फिर फोर्थ जनरेशन के अंदर क्या आ गया, GUI, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। अब क्या होता है CUI और क्या होता है GUI, वो चीज़ें समझो आप ध्यान से। ये जो CUI होता है, कमांड यूज़र इंटरफेस, इसके अंदर क्या होता है, हम कोई भी ऑपरेशन जब परफॉर्म करवाएंगे हमें कमांड देनी पड़ेगी। जैसे DOS होता है, डॉस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके अंदर कोई भी हमें पिक्चर या सिंबल दिखाई नहीं देता कंप्यूटर के ऊपर, सिर्फ हमें एक सर्च का ऑप्शन आता है, तो वहाँ पे हम जो भी इनपुट डालते हैं फिर ओके करते इंटर करते हैं, तो वही टास्क, वही विंडो जाके वही एप्लीकेशन हमारी खुल जाती है। लेकिन जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता है, वहाँ पे हमें स्क्रीन के ऊपर ही छोटे छोटे आइकन्स दिखाई देते हैं। जैसे व्हाट्सएप हो गया तो इसका सिंबल, फेसबुक का सिंबल, ये वो, तो डायरेक्ट हम उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो वो खुल जाता है, ठीक है। ये होता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। लेकिन कमांड यूज़र इंटरफेस के ऊपर स्क्रीन के ऊपर कोई भी पिक्चर दिखाई नहीं देती, सिर्फ हमें टाइप करवाना पड़ता है जो हमें टास्क परफॉर्म करवाना होता है, ठीक है। ये डिफरेंस है दोनों के अंदर। फिर फिफ्थ जनरेशन के अंदर क्या आया, पैरेलल प्रोसेसिंग। पैरेलल मतलब जैसे A भी काम कर रहा है, B भी काम कर रहा है, C भी काम कर रहा है, तो ये पैरेलली करेंगे, मतलब एक साथ काम होगा इन तीनों का या तीन से ज़्यादा, ठीक है। तो पैरेलली काम होना शुरू हो गया। फिर पूछेगा मशीन लैंग्वेज या बाइनरी लैंग्वेज कौन सी जनरेशन के अंदर यूज़ हुई, या फिर फर्स्ट जनरेशन के अंदर कौन सी लैंग्वेज यूज़ हुई, किसी भी तरह से वो क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, मशीन लैंग्वेज या बाइनरी लैंग्वेज कब यूज़ हुई, फर्स्ट जनरेशन के अंदर। अब इस लैंग्वेज के अंदर क्या होता था, इस लैंग्वेज के अंदर हमें कोई भी अगर इनपुट देनी होती थी तो वो 0 और 1 की फॉर्म में देनी पड़ती थी। इसके अलावा कंप्यूटर कुछ भी नहीं समझता, ठीक है। याद रखना, कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज समझता है, एक बाइनरी लैंग्वेज सिर्फ,
ठीक है। बाइनरी लैंग्वेज के अलावा कंप्यूटर को कोई भी लैंग्वेज समझ नहीं आती, ठीक है। तो बाइनरी लैंग्वेज बोलो या मशीन लैंग्वेज बोलो, एक ही मतलब है। तो ये कौन सी जनरेशन के अंदर यूज़ की जाती थी? फर्स्ट जनरेशन के अंदर। फिर सेकंड जनरेशन में क्या आया? असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज क्या होती थी? सपोज करो, मतलब ये हमने अपनी कन्वीनियंट के लिए डेवलप करी, मतलब अपनी सुविधा के लिए, क्योंकि हमें बाइनरी लैंग्वेज पे काम करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता था। इसलिए हमने, जैसे हमें एडिशन करवानी है तो उसका एक शॉर्टकट दे दिया ऐड, सब्ट्रैक्शन करवानी है तो उसका सिंबल दे दिया SUB, ठीक है। तो मतलब इससे हमें आसानी हो गई, हमने एक फार्मूला बेस तैयार कर लिया जिससे हम अपना काम आराम से कर सकते थे। इन्हीं को बोला जाता है निमोनिक्स, ठीक है। तो हम निमोनिक्स यूज़ करते थे इस लैंग्वेज के अंदर, असेंबली लैंग्वेज के अंदर। तो अब पूछेगा असेंबली लैंग्वेज कौन सी जनरेशन के अंदर यूज़ हुई? सेकेंड जनरेशन के अंदर। निमोनिक्स कौन सी जनरेशन के अंदर यूज़ किए जाते थे? सेकंड जनरेशन के अंदर। निमोनिक्स अभी बताया मैंने, मतलब जैसे एडिशन है तो एडिशन का सिंबल हम, मतलब शॉर्टकट दे दिया उन्होंने ऐड, तो ये बन गया इसका निमोनिक्स, मतलब छोटा वर्ड, कोई शॉर्टकट, ठीक है, उसको बोला जाता है निमोनिक्स। सेकंड जनरेशन के अंदर असेंबली लैंग्वेज आ गई। थर्ड जनरेशन के अंदर हाई लेवल लैंग्वेज आ गई, ठीक है। फिर उसके बाद हाई लेवल लैंग्वेज चलती गई, लेकिन थर्ड जनरेशन में आया फिर फॉर्ट्रेन, कोबोल, पास्कल, एल्गोल 68, ये सारी थर्ड जनरेशन के अंदर आई। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस याद रखना हाई लेवल लैंग्वेज थर्ड जनरेशन से स्टार्ट हो गई थी। फोर्थ जनरेशन में भी हाई लेवल लैंग्वेज, फिफ्थ जनरेशन में भी अभी हाई लेवल लैंग्वेज चल रही है, लेकिन उसके अंदर भी अलग अलग लैंग्वेजेस डेवलप हुई। जैसे फोर्थ जनरेशन में आ गई SQL, C++, इंपॉर्टेंट है, पूछेगा C++ कौन सी जनरेशन के अंदर डेवलप हुई थी? तो वो हुई थी फोर्थ जनरेशन के अंदर, ठीक है। SQL, C++ कौन सी जनरेशन के अंदर डेवलप हुई? फोर्थ जनरेशन के अंदर। फिर जावा, .NET, प्रोलॉग, ये कौन सी जनरेशन के अंदर आई? फिफ्थ जनरेशन के अंदर। याद रखना, जावा कौन सी जनरेशन के अंदर आई? फिफ्थ जनरेशन के अंदर, ठीक है। फिर इनके यूजेस इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, यहाँ से इतना नहीं याद रखना आपको। ये पूछ सकता है कि अभी फिफ्थ जनरेशन का कंप्यूटर किस चीज़ों में यूज़ किया जाता है? तो वो रोबोटिक्स के लिए, सेंसर्स में यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ से पढ़ लेना थोड़ा सा, फिफ्थ जनरेशन वाला। तो फिफ्थ जनरेशन वाला कहाँ पे यूज़ किया जाता है? रोबोटिक्स में यूज़ होता है और सेंसर्स वगैरह में इनका यूज़ किया जाता है, मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, इन चीज़ों के अंदर इसका यूज़ होता है फिफ्थ जनरेशन का, ठीक है। अब पूछेगा एग्जांपल्स के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, कोई एक कंप्यूटर का नाम दे देगा, जैसे इसमें से कोई दे देगा, इसमें से कोई दे देगा, पूछेगा ये कौन सी जनरेशन का कंप्यूटर है, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, आराम से आंसर करके आओगे। देखो फर्स्ट जनरेशन के अंदर कौन कौन सा कंप्यूटर था? ENIAC, UNIVAC, EDSAC, पंच्ड कार्ड, IBM 701, 650, ठीक है। तो ये क्या थे? फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर। मतलब जो भी हमने पीछे अब्रीवेशंस पढ़ी, फुल फॉर्म वाले कंप्यूटर पढ़े, वो सारे के सारे किसके थे? फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे, ठीक है। प्लस अगर कोई सीरीज़ आ जाती है इस तरह की, तो देखना जब भी 1000 से कम की, 1000 से कम वाली सीरीज़ आती है, कोई 1000 से कम वाली सीरीज़, यहाँ पे क्या है? 701, तो 1000 से कम है। 650 1000 से कम है, तो आप सीधा बिना देखे मार्क करके आना किसको? फर्स्ट जनरेशन को। तो ये किसका कंप्यूटर है? फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर है। जब 1000 से ऊपर की कोई सीरीज़ आ जाएगी तो वो बन जाएगा हमारा सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर। जैसे IBM 1401, 7090, यूनिवैक 1108, PDP-1, हनीवेल 200, ठीक है। तो मतलब ये वाला ऐसा इतने आते नहीं है, आएगा तो फर्स्ट जनरेशन के ऊपर या सेकंड जनरेशन के ऊपर आएगा। तो मैंने बता दिया शॉर्टकट आपको, ठीक है। जब 1000 से कम की सीरीज़ होगी तो फर्स्ट जनरेशन मार्क कर देना, इससे ऊपर होगी तो सेकंड जनरेशन मार्क कर देना, ठीक है, बिना सोचे समझे। फिर पूछेगा कंप्यूटर आर्किटेक्चर कब आया? तो कंप्यूटर का आर्किटेक्ट देखो, जब कंप्यूटर स्टार्ट हुआ तो कोई ना कोई तो डिज़ाइन दिया हुआ किसी ने, तभी तो कंप्यूटर बना, ठीक है। तो वो फर्स्ट जनरेशन के अंदर इसका आर्किटेक्चर आ गया था, ठीक है। फिर थर्ड जनरेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इनके नाम, ठीक है। IBM 360 सीरीज़, हनीवेल 6000 सीरीज़ इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। फिर चिप, माइक्रोचिप मैंने आपको पहले ही बताया था, कौन सी जनरेशन के अंदर आए? थर्ड जनरेशन के अंदर। किसने बनाया था? जैक किलबाई और रॉबर्ट नॉइस ने बनाया था इनको, ठीक है। फिर देखो अब पूछेगा ये जो एप्पल मैक है, IBM PC, माइक्रो कंप्यूटर, ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर, इंटरनेट का कंसेप्ट, C++, डाटाबेस, नेटवर्किंग, ये सारे के सारे कब आए? तो ये आए फोर्थ जनरेशन के अंदर। कौन सी जनरेशन के अंदर? फोर्थ जनरेशन के अंदर। पूछेगा इंटरनेट कब डेवलप हुआ? इंटरनेट फोर्थ जनरेशन के अंदर डेवलप हुआ। C++ कब आए? C++ फोर्थ जनरेशन के अंदर आए। डाटाबेस नेटवर्किंग का कंसेप्ट कब आया? फोर्थ जनरेशन के अंदर आया। एप्पल वगैरह के ये कंप्यूटर वगैरह कब आए? IBM के PC कब आए? तो ये फोर्थ जनरेशन के अंदर आए, ठीक है। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना आपको। फिर देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वॉइस रिकॉग्निशन, सेंसर्स, ये सारे के सारे कब आए? तो ये आए हमारे फिफ्थ जनरेशन के अंदर। और फिफ्थ जनरेशन में जैसे लैपटॉप हो गया, नोटबुक हो गया, टैबलेट्स हो गए,
स्मार्टफोन्स हो गए, तो ये सारे के सारे किसके हैं, 5th जनरेशन की एग्जांपल्स हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, ठीक है। इस ज़्यादा बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, जो मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए यहाँ से सिर्फ उतने ध्यान में रखो, और फिर कोई भी प्रीवियस ईयर का आप पेपर उठा लो, फिर देखो आप कितने क्वेश्चन करते हो। मैं बोलता हूँ एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा आपका, ठीक है। जो पढ़ा रहा हूँ इसके अंदर से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, अगर सिलेबस के अंदर से पेपर आया तो, ठीक है। अगर आउट ऑफ सिलेबस डालता है तो वो उसमें कुछ कोई नहीं कर सकता, वो जो टॉपिक चूज़ करेगा फिर उसने तो उसी के अकॉर्डिंग पेपर डालना है। लेकिन 1 या 2 क्वेश्चन ही आउट ऑफ सिलेबस आते हैं जेके एसएसबी में, इससे ज़्यादा नहीं आते। मे बी अगर ना आए तो आपको गारंटी देता हूँ मैं, ठीक है, पूरे के पूरे टच करके आओगे अगर ये पूरी सीरीज़ आप देखते हो, ठीक है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो दोस्तों रिक्वेस्ट है एक आपसे, मैक्सिमम आपको अगर ये अच्छा लग रहा है, आपको लगता है ये क्वालिटी कंटेंट है, तो इसको मैक्सिमम रीच तक पहुंचाओ, मैक्सिमम अपने फ्रेंड्स तक पहुंचाओ, ठीक है। व्यूज़ अच्छे आएंगे, कमेंट अच्छे आएंगे, ठीक है, तो मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा, मैं भी रेगुलरिटी पे, कंटिन्यूटी में क्या करूँगा, आपके लिए लेक्चर्स लेके आता रहूँगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।